खड़क सिंह ने आओ देखा न ताओ गुस्से में आकर कहा कि बदबख्तो तुमने बंदा मार दिया। ये कहकर वो फैसला लिखवाने ही वाला था कि एक वकील वो कमरा अदालत में दाखिल हुआ और कहा कि जनाब ये मामला ज़रा पेचीदा है, कुछ अर्ज़ करनी है। ये देखकर खड़क सिंह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो थानेदार ने बताया कि हुजूर ये मुल्ज़िमान का वकील है। ये सुनते ही खड़क सिंह का पारा वो आसमान पर पहुंच गया। कहा अच्छा फिर लिखो कि मुजरिमान के साथ उनके वकील को भी फांसी हो। जिसके बाद फिर ये ज़रबुल मिसल मशहूर हो गई कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से फिर खड़कता है खड़क सिंह। अब ये जो कहावतें होती हैं ना, ज़रूरी नहीं कि ये किसी असल वाक़े पर मबनी हो। दरअसल ये कहावतें किसी भी सोसाइटी के समाजी पस मंज़र को बयान करती हैं कि किसी भी माशरे में राइज कवानीन, रिवाज और रिवायात की जड़ें वो कहाँ जाकर मिलती हैं। अब जाहिर है कि अंग्रेज़ यहाँ की रियाया को किस तरह देखते हैं, तो इसके लिए उन्हें खड़क सिंह जैसे किरदारों की ज़रूरत थी जिनके ज़रिए वो फिर ब्रिटिश राज को दुआम देने की कोशिश कर रहे थे। अब वो साम्राज्य तो चला गया है लेकिन अपनी सोच वो यहीं पर छोड़ गया है। आज आपको बरतानिया में इस तरह के वाक़यात नहीं मिलेंगे, वहाँ पे कोई ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों में पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए जिनसे खड़क सिंह के किरदार को फिर से लगा के ज़िंदा कर दिया गया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि आला मनसब पर फाइज मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार और सियासी अशराफिया का माइंड सेट क्या है। 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और वकील ईमान मज़ारी के दरमियान एक मुकालमा हुआ। ये मुकालमा महरंग बलोच का नाम ECL एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की एक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हुआ, जब स्टेट प्रोसिक्यूटर ने जज साहब से दरख्वास्त की कि आप दरख्वास्त गुजारों से कहें कि आपके पास आने के बजाय काबीना की कमेटी से रुजू करें, जिसको कबूल या रद्द करने के बजाय चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं अभी ये फैसला कर दूं तो फिर ईमान मज़ारी बाहर निकल कर व्लॉग करेंगी और मुझे वो डिक्टेटर कहेंगी। जिस पर फिर ईमान मज़ारी ने कहा कि माय लॉर्ड, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। जिस पर जज साहब ने कहा कि आपने मुझे डिक्टेटर कह दिया है और आप मेरे बारे में ऐसी बातें करती हैं। अब मालूम नहीं और ना ही ये बात जज साहब ने बताई कि उन्होंने खुद ऐसी गुफ्तगू सुनी या उनको कोई इस किस्म की शिकायत मौसूल हुई। अच्छा, यही बात वकील ईमान मज़ारी ने भी पूछी कि आप मुझे कोई हवाला तो दें, मैं तो यहाँ पे अपने क्लाइंट का केस लेकर पेश हुई हूँ, लिहाजा आप को मुझसे अगर कोई शिकायत है तो इसमें मेरे क्लाइंट के केस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर जज साहब ने कहा कि आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जिसके बाद फिर उन्होंने ईमान मज़ारी के साथ खड़े हुए उनके शोहर को मुखातिब किया और कहा कि हादी साहब इसे समझाएं, जिस दिन मैंने पकड़ लिया ना तो इस बात को फिर ईमान मज़ारी ने धमकी करार दिया। अच्छा, ये बात जब रिपोर्ट हुई तो सोशल मीडिया पे तो जैसे फिर आग ही लग गई। जाहिर है कि हाई कोर्ट का एक मकाम है, किसी मातहत अदालत में भी इस किस्म की बात जो है वो मायूब ही समझी जाती है, क्योंकि जजेस के बारे में तो ये बोला जाता है ना कि वो अपने फैसलों से बोलते हैं और फिर ऐसी बात वो मिसकंडक्ट में आती है। दूसरा बड़ा एतराज़ ये किया गया कि आप किसी प्रोफेशनल को सिन्फ़ इम्तियाज़ की बुनियाद पर कैसे खामोश करा सकते हैं। अच्छा, इस पस मंज़र में फिर बलोचिस्तान, कराची और लाहौर हाई कोर्ट बार्स ने मज़म्मती बयानात जारी किए। वकला तंजीमों ने इसे मिसकंडक्ट कह के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कार्रवाई का मुतालबा किया। वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने इसे पिदरशाही करार दिया। तो शॉर्टकट ये कि जब मुख्तलिफ तबकात ने इस खड़ा को कबूल नहीं किया तो फिर गुज़िश्ता रोज़ एक और मुकदमे की समाअत के दौरान जज साहब ने अपनी बात की वजाहत पेश की, जो रिपोर्ट हो चुकी है कि ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की तरह है। मैंने तो बतौर चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते उन्हें समझा रहा था, लेकिन मेरी बात को सयाको सबाक से हटकर पेश करके तूफान खड़ा कर दिया गया। अच्छा, अब क्या सबाक था? उनके मुताबिक मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूँगा, चूँकि उनके शौहर खड़े थे तो मैंने कहा कि उन्हें पकड़ कर ले जाओ, वरना मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा जिससे बच्ची का कैरियर ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो बार बार कह रही थी कि बुनियादी हुकूक, क्या इस कोर्ट के बुनियादी हुकूक नहीं हैं? तो अब जनाब इस पर तो मुझे मज़ीद तशवीश लाहक हो गई कि अगर चीफ जस्टिस की अदालत को
ही बुनियादी हुकूक हासिल नहीं हैं तो फिर उनकी अदालत से किसी आम शहरी के बुनियादी हुकूक उसके तहफ़्फ़ुज़ की अपील करना वो तो बेसूद है। लेकिन ईमान मज़ारी और उनके शौहर का ख्याल वो इससे मुख्तलिफ है। इसीलिए उन्होंने फिर इस वजाहत के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल जारी किया। ईमान मज़ारी और उनके शौहर ने एक्स पोस्ट पर जारी अपने बयान में ये कहा कि चीफ जस्टिस की बात दुरुस्त नहीं है। उनके मुताबिक ये एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी है। पूरी हाई कोर्ट को हॉस्टेज कर रखा है। लोगों का अदलिया से एतमाद उठ चुका है और मजीद ये कि वकला को अदलिया की आज़ादी की तहरीक चलानी होगी। अब वकला तहरीक जो है वो चलती है या नहीं चलती, लेकिन मोहतरम जस्टिस डोगर को वकला के अहम नुमाइंदों की तायीद हासिल है। जुडिशल कमीशन में नामवर वकला, बार्स नुमाइंदों, मौजूदा और साबिक जजेस ने मिलकर उन्हें 4 के मुकाबले में 9 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतखब किया था। अब फारूक एच नाइक, आजम नज़ीर तारड़, एहसन बून, अटॉर्नी जनरल उस्मान ऐवान, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शौकत सिद्दीकी जैसे माया नाज लीगल ब्रेन्स ने उनके नाम पर इत्तफाक किया था। राना तनवीर, शेख आफ्ताब और एक खातून अक़लियती रुकन ने उस पर आमीन कहा था। अब मुझे नहीं मालूम कि इस वाक़े के ऊपर उन मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात के क्या जज्बात होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि ये लम्हा उन आमीन और सुम्मा आमीन कहने वालों के लिए भी कोई काबिल फ़ख्र नहीं होगा। हालांकि चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस ने उनकी तकर्रुरी की मुखालफत की थी, आपको याद होगा। और इस हवाले से एक दिलचस्प वाक़या मुख्तलिफ ये जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं ऑन द रिकॉर्ड बुला चुके हैं। जब चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी हज से वापस आए तो जस्टिस डोगर उनको मुबारकबाद देने के लिए आए और उस वक्त जुडिशल कमीशन में उनकी नामजदगी का जो मामला था वो टेकअप नहीं हुआ था। अच्छा, इस पहलू को मद्देनज़र रखते हुए चीफ जस्टिस ने उन्हें रिसीव जब किया ना, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप मुझसे अपने चीफ जस्टिस के नुक्ते पर बात नहीं करेंगे, जिस पर रिपोर्टेडली जस्टिस डोगर हंसे और कहा कि चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको सिर्फ हज की मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ और बाकी रही मेरे चीफ बनने की बात तो वो जो मुझे ट्रांसफ़र करके लाए हैं वही बनवा भी देंगे। और फिर आपने देखा कि वो चीफ जस्टिस बन भी गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अच्छा, ये मैं आपको अभी पहले ही जुडिशल कमीशन की वोटिंग का मैंने बता दिया है। हालांकि जस्टिस अमीनुद्दीन और दीगर जो नामवर वकला जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिन्होंने उनका इंतखाब किया, वो उनके करियर से बड़ी ही अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, क्योंकि इससे पहले भी उनका एक कड़ाक हो चुका है। अब लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में उनकी जानिब से एक वकील को गैर अदालती और गैर पार्लिमानी अंदाज में उल्लू का पट्टा कहा गया, जिस पर वकला ने एहतजाज के तौर पे अदालतों की तालाबंदी शुरू कर दी। जब बात बिगड़ी तो फिर बार के मुतालबे पे उनको मुल्तान से लाहौर ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन हो सकता है ना कि यही सख्ती उनका मेरिट हो। अब जबकि बार्स अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में लगी हैं और जजेस की तरक्की हुकूमत के हाथ में है, अब निज़ाम इंसाफ का क्या तासुर जा रहा है, तो लगता ये है कि यहाँ पे तो अब किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। हाँ, अगर परवाह है तो अपनी मराद की। अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजारत दाखिला को ख़त लिखा गया है, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वजारत दाखिला को कहा गया है कि हर रिटायर्ड जज को 3 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी दी जाए। अच्छा, और यहाँ पर भी बस नहीं किया गया, कहा कि अगर जज वफात पा जाए तो उसकी बेवा की सिक्योरिटी के लिए भी 3 पुलिस एहलकार दिए जाएं। अब मुझे नहीं पता कि चंद एक को छोड़कर हमारे ज़्यादातर जो रिटायर्ड जजेस हैं उन्होंने कौन से ऐसे कोई बड़े सेंसिटिव या कह लें हसास फैसले किए हैं जो उनके लिए किसी ख़तरे का बाइस बनेंगे, और वो भी एक ऐसे वक्त में जबकि इस वक्त में कोई स्पेसिफिक थ्रेट भी मौजूद नहीं है। लेकिन बात जनाब वो एहसास की है। अभी ये नए माली साल के आगाज़ पर ही सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को एक एक्स्ट्रा कार दी गई है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के बजट से पैसे बच गए थे, इसलिए इस्तेमाल में लाकर जजेस के लिए नई गाड़ियां खरीद ली गई हैं। अच्छा, फिर अभी ये कुछ हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के लिए कुक हायर किए गए, जिनकी हायरिंग के लिए भी एक कमेटी बनाई गई। फिर जब ये रिटायर होंगे तो जो आखिरी सैलरी होगी वही पेंशन होगी। अब बताया ये जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तनख्वाह तकरीबन 25 लाख होती है। इसके अलावा रिटायर्ड जजों को भी बिजली के मुफ्त यूनिट्स, पेट्रोल और कुछ दीगर मराहत दी जाती हैं। लेकिन जनाब, जजेस से अब अवाम का क्या गिला किया जाए? अवाम के अपने नुमाइंदों की नज़र में अवाम की कोई हैसियत या कोई औकात ही नहीं है। जस्टिस डोगर का तो एक मुकालमा ही सामने आया है ना, लेकिन बिलावल भुट्टो ने तो बगैर बोले अपनी एक्टिंग से ही खड़क सिंह बनने की पूरी कोशिश की। अब लगता यह है कि उनको भी यकीन हो गया है कि कबूलियत और मकबूलियत की सिर्फ एक यही कुंजी रह गई है, वरना बिलावल भुट्टो ने सवाल करने वाले
صحافی کو जिस तौहीन आमेज अंदाज से रिस्पॉन्ड किया है ना, वैसे किसी भी सियासी शऊर के हामिल शख्स से इस किस्म की उम्मीद या तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती। अब पता नहीं कि एक आम शख्स को मुंह चढ़ाकर आंसू बहाते रहने का टॉन्ट करके आखिर बिलावल भुट्टो साबित क्या करना चाहते थे, लेकिन जो मैसेज गया है वो निहायत गैर हसास और आम आदमी के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। जैसे वो लगता ये है कि बावर कराना चाहते हों कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सवाल पूछने की, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी औकात यही है कि तुम रोते रहो, हम नस्ल दर नस्ल हुक्मरान हैं, लिहाजा तुम आंसू बहाओ और अफसोस करो। अच्छा, आप ज़रा तजाद तो देखिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायदे अवाम कहकर ये सियासी विरासत को उनकी कैश कराते फिरते हैं, लेकिन अवाम के हवाले से इतने गैर हसास और ला ताल्लुक़ कि आम आदमी के जज्बात का भी इनको कोई एहसास या ख्याल नहीं है। अभी ये सैलाब जनूबी पंजाब में तबाही फैलाकर सिंध की जानिब गामजन है। सैलाब के पहुँचने से पहले ही जाम शोरों में बरसाती रेलों ने तबाही मचा दी है और अब ये 1-2 दिन में बड़ा रेला जो है वो सिंध में दाखिल होगा। लेकिन सदर मुमलिकत वो 10 रोज़ा दौरे पर अपने चीन तशरीफ़ ले गए हैं। मुल्क में इतने हंगामी हालात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशवरे पर मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी नाफिज की गई है, लेकिन सदर मुमलिकत ने इन हंगामी हालात में भी चीन के अपने दौरे को ही तरजीह दी है। अब पता नहीं कि उनका इस वक्त में चीन जाना भाई वो कितना ज़रूरी था, चूँकि अभी अभी तो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल चीन का दौरा करके आए हैं। वैसे भी सदर मुमलिकत का किरदार आपको पता है ना कि नुमाइशी ही होता है। अब वहाँ पे ऐसा क्या रह गया है जो ये सदर साहब चीन लेने के लिए चले गए हैं। अब 2008 के बाद आसिफ अली जरदारी चीन के 1 दर्जन से ज़ायद दौरे कर चुके हैं। वैसे आज तक इन दौरों से अवाम को मिला क्या है सिवाय ये कर्ज़ों में इजाफे के, और इसको वापस करना वो हमारे लिए एक बड़ा अजाब बना हुआ है। अब अगर इनको कहा जाए कि इन कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए सूबे अपना हिस्सा डालें तो आप देखिएगा कि ये फ़ौरन सूबाई खुद मुख्तारी इनको याद आ जाएगी, आइन की शिकें इनकी ज़बानों के ऊपर जारी हो जाएंगी फ़ौरन, लेकिन सूबे का हिस्सा लेकर ज़िलों का हिस्सा ये नहीं देते ताकि अवाम मकामी सतह के ऊपर सैलाब के ख़िलाफ़ कोई इंतज़ाम ही कर सकें। माहिर माशियात जो हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, अब उनके मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में 1000 अरब रुपए के पैकेज की फौरी ज़रूरत है, जिसमें यूटिलिटी बिल्स, ज़रई कर्ज़े और रीबिल्डिंग, खादों और बीजों की फरहमी समेत कई दीगर इक़दामात शामिल हैं। क्या सिंध और पंजाब की जो हुकूमतें हैं वो अपनी ये पब्लिसिटी के खर्चे कम करके इस बारे में कुछ सोचेंगी? पंजाब का मौक़िफ़ तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन वफाक का हाल ये है कि वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में सिर्फ 1 माह का इस्तिस्ना देने के लिए, जी हाँ सिर्फ 1 माह का इस्तिस्ना देने के लिए IMF से इजाज़त मांगी है। यानी कि वज़ीर आज़म के अपने हाथ में 1 माह के बिलों का भी इख्तियार नहीं है। अब दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने यह मुतालबा किया है कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इदारों से अपील करे, यानी कि आलमी इदारों से अपील करे, हमसे उम्मीद ना रखे, हम अपने खर्चे बिल्कुल कम नहीं करेंगे। अब यही बिलावल थे जिन्होंने 2022 के सैलाब में बैरूनी इमदाद के लिए दुनिया भर के कई दौरे किए थे, कई डोनर कॉन्फ्रेंसेस से खिताब किया था, फिर 11 अरब डॉलर के प्लेजेस का दावा भी किया गया था, जिसकी हकीकत जो है वो अब वज़ीर ख़जाना जो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं उन्होंने बताई है। वो ये कह रहे हैं कि इन 11 अरब डॉलर के दावों को हकीकत का रूप देने के लिए हुकूमत बैरूनी इदारों के सामने कोई काबिल अमल मंसूबा ही पेश नहीं कर सकी। अच्छा, फिर इसकी वजह भी उनकी तरफ से बता दी गई है कि पेश क्यों नहीं कर सकी, तो उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह इमदाद हासिल करने की हुकूमती ख्वाहिश और इस ख्वाहिश के मुताबिक अमल दरामद करने में गैप है, फ़र्क है, जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि इमदाद की ख्वाहिश तो बर वक्त और हर वक्त है, लेकिन इमदाद हासिल करने के लिए सलाहियत वो महदूद है। क्यों महदूद है? चूँकि वज़ीर ख़जाना के मुताबिक सरकारी इदारों में करप्शन बड़ा मसला है, जिसके लिए ये मुल्की ख़जाना ही काफ़ी है, जो कर्ज़ों से भरे या गरीबों के टैक्सों से हुक्मरान अशराफिया की दस्तरस में है। तो ये है जनाब असल हकीकत। अब अगर एक बार फिर बिलावल भुट्टो इमदाद की अपील लेके वर्ल्ड टूर पर निकलना चाहते हैं तो फिर उनकी मर्जी है, वरना दुनिया तो पहले ही ये सवाल करेगी ना कि आपकी अपनी हुकूमत वो क्या कर रही है जनाब। तो हुकूमत का तो हाल ये है कि वो खुद से मुतासरीन बिजली के बिलों में रिलीफ वो भी नहीं दे सकते। लेकिन
जनाब हम चले हैं कतर को मदद का यकीन दिलाने के लिए। इसी ख्वाहिश पे फिर जनाब वज़ीर आज़म कतर को हाथ लगा कर आ गए हैं, वरना टेलीफोन पे तो उनकी अपने हम मनसब से बात हो चुकी थी। लेकिन नहीं, अगर वो कतर नहीं जाते तो फिर लाइमलाइट में कैसे आते, दुनिया को आखिर कैसे पता चलता कि भाई कोई वज़ीर आज़म आया था। हालांकि कतर को अच्छी तरह से ये पता है कि हम इस सूरत हाल में भी उसकी क्या मदद कर सकते हैं, और वो हमने की है। सलामती काउंसिल में कतर के हक में करारदाद की खुलकर हमने सपोर्ट की। इजराइल को दहशतगर्द रियासत कहा, कतर की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हक में दलाइल दिए, इजराइल को रोक स्टेट, दहशतगर्द स्टेट कहा। और ये काम तो जनाब पाकिस्तान ने वैसे भी करना था, चूँकि इससे पहले भी इस्लामी ममालिक के हवाले से पाकिस्तान की यही पोजीशन रही है। लेकिन इस पोजीशन से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको पता है कि सलामती काउंसिल में करारदादें वो सुपर पावर्स की मर्ज़ी के बगैर पास नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास वीटो का हक है। इसलिए जो करारदाद पास होती है उसके लिए सुपर पावर्स की आशीर्वाद वो तो ज़रूर लेनी पड़ती है, और ऐसा ही हुआ है। और जो करारदाद पास हुई है ना, इसमें इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की मजम्मत की गई है। अब इस सूरत हाल में ख्वाजा आसिफ ने अपना रंग वो भरपूर तरीके से जमाने की कोशिश की है, और उनकी पहुंच इस बार सिर्फ अडयाला जेल तक हुई है। वैसे हनीफ अब्बासी की धमकियों के बाद ख्वाजा आसिफ ने अपनी तोपों का जो रुख है अब वो इमरान खान की तरफ किया है, और कहा कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर होने का दावा है तो फ़लस्तीन में जुल्म पे अपने साबिक ससुरालियों की मजम्मत कर दो, सैलाब की तबाहियों पर दुख का इजहार कर दो, वतन पर कुर्बान होने वाले शहीदों के लिए दुआया कलमात ही कह दो। अगर कोई कायदाना क्वालिटी है तो इसका इजहार करो और फालतू की बातें ना करो। अच्छा, अब मैं गौर कर रही थी कि इमरान खान की किस बात को आखिर ख्वाजा आसिफ ने खड़क सिंह की तरह फालतू बात का फतवा लगा दिया है। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि इस दौरान खबर आई कि इमरान खान के बेटों और बुशरा बीबी की बहन ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसदाद तशद्दुद के सामने एक अपील की है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी से जेल में जो सलूक रवा रखा गया है उसकी तहकीकात और फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। अब वैसे तो इस फोरम का कोई भी फ़ैसला मानना वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पर लाजिम नहीं है, लेकिन इंसानी हुकूक की पामाली के इल्ज़ामात आलमी सतह पर रजीम की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यकीनी तौर पे हुकूमत अब इस कदम को मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार देगी। लेकिन जनाब दुनिया तो सवाल करेगी ना कि आखिर मुल्क में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंसाफ फरहम करने के लिए कोई फोरम छोड़ा है। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल पॉलिटिकल स्पेस है वो हर गुजरते दिन के साथ आप देख रहे हैं कि श्रिंक होती जा रही है। हुकूमत को ये 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी गई है, जिससे मायूस होकर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले कौमी असम्बली से और फिर सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब अगले मरहले में असम्बलियाँ भी छोड़ने का इम्कान है, जबकि निज़ाम इंसाफ का हाल ये है कि मैंने वो पहले ही बयान किया है कि 2 दिन पहले इमरान खान के वकील ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि 8 माह हो गए हैं लेकिन अलकादिर केस में सज़ा मौतली के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपील मुकर्रर नहीं की गई, जिस पे चीफ जस्टिस का कहना यह था कि मैं ने जल्द मुकर्रर करने के अहकाम दे दिए हैं लेकिन तारीख कोई नहीं दी। जिसके बाद फिर गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से तोशाखाना 2 केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त जमा करवाई गई, चूँकि इस केस में ट्रायल कोर्ट ने बरियत की जो दरख्वास्त मुस्तरद की थी उसके खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट ने अभी तक वो टेकअप नहीं की है, और इस बात को भी कोई 5 माह हो गए हैं। अब इमरान खान के जो वकला हैं उनको खदशा ये है कि इस अपील का फैसला होने से पहले ही तोशाखाना 2 में सज़ा हो सकती है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए फिर इसकी सज़ा मौतली में मज़ीद 1 साल लग जाएगा, यानी कि अगर अल कादिर से रिलीफ मिल भी गया तो तोशाखाना 2 केस में सज़ा शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि हुकूमत का जो टारगेट है वो इमरान खान को जेल में रखना है। जाहिर है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो फिर हुकूमत के लिए तो ख़तरा बढ़ जाएगा ना। अच्छा, अब ज़रा आखिर में कल जो पाक भारत का मैच होने जा रहा है उसकी कुछ बात कर लेते हैं, और यकीनन हर पाकिस्तानी की तरह मेरी भी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, और इस मुश्किल वक्त में टीम की जीत वो कौम के लिए ज़ाहिर है कि खुशी का बाइस बनेगी। लेकिन जनाब ये दुआएं और खदशात ये कोई हिकमत अमली नहीं होते ना। जाहिर है कि टीम ने अपनी कारकर्दगी से ही जीतना होता है, कामयाबी के झंडे गाड़ने होते हैं। अब उसूली बात की जाए तो जीत और हार दोनों ही खेल का हिस्सा होते हैं। वही जीतता है जो उस दिन भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करता है। लेकिन इस बार ये मुकाबला टीम की
ہار جیت سے زیادہ بورڈ کی کارکردگی کا امتحان ہوگا، کیونکہ محسن نقوی کو بورڈ کا سربراہ بنے کوئی 1.5 سال سے زائد کا عرصہ تو ہو چکا ہے۔ اب گزشتہ جون میں جو T20 ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں انڈیا سے شکست کے بعد پہلے راؤنڈ میں ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی تھی، جس کے بعد پھر محسن نقوی نے، آپ کو یاد